नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब किसी राज्यपाल ने अपने ही राज्य के एक मंत्री को मुख्यमंत्री से सलाह लिए बगैर हटा दिया। यह हुआ तमिलनाडु में, जहां के राज्यपाल आर.एन. रवि ने खुद कार्रवाई करते हुए एम.के. स्टैलिन सरकार के एक मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को मंत्री परिषद से हटा दिया। बालाजी इन दिनों जेल में हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले चल रहे हैं। पिछले दिनों सेंथिल बालाजी की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। 14 जून को उन्हें कैश फॉर जॉब स्कैम यानी कि नौकरी के लिए पैसे के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने छाती में दर्द की शिकायत की और उसके बाद अस्पताल में भर्ती भी हुए। इस दौरान उनकी तस्वीरें आईं जिसमें वो बड़े ही नाटकीय अंदाज में गाड़ी से लेटे सुबकते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने उन्हें मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो यानी कि बिना महकमे के मंत्री के तौर पर सरकार में बनाए रखा था अभी तक। लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि की एक तरफा कार्रवाई ने मुख्यमंत्री के फैसले को पलट दिया। राजभवन से जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि बालाजी के खिलाफ हवाला और कैश फॉर जॉब्स घोटाले समेत भ्रष्टाचार के कई मामले हैं और ये आपराधिक मामले हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है। इन हालात में राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तुरंत प्रभाव से मंत्री परिषद से हटाने का फैसला किया है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने कहा है कि राज्यपाल इस तरह मनमाना फैसला नहीं ले सकते। आपको बता दें कि तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री के बीच संबंध काफी समय से काफी खराब चल रहे हैं और कई मुद्दों पर उनका आमना सामना हो चुका है। स्टैलिन सरकार राज्यपाल के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है, यह बताया जा रहा है। वैसे सवाल यह उठ रहा है कि राज्यपाल ने किस कानून के तहत यह फैसला लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अब ये राजभाषा है, लेकिन आइए आपको इसका मतलब समझा दें। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह हुआ कि प्लेजर ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की संतुष्टि और तसल्ली से। एकदम आसान लफ्जों में तो यह समझा दूं कि राज्यपाल नियुक्त करेंगे चीफ मिनिस्टर को, यह कानून कहता है, यह हमारा देश का संविधान कहता है। राज्यपाल चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करेंगे और जो चीफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, उनको मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करेंगे और यह तब तक बना रहेगा जब तक राज्यपाल की तसल्ली रहे। तो आप यूं समझिए कि आज शायद इतिहास में पहली बार राज्यपाल आर.एन. रवि ने ये जो तसल्ली है, प्लेजर, ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो प्लेजर हटा लिया है सेंथिल बालाजी के केस में। उमा सुधीर संवाददाता हैं हमारे साथ, हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं, हमारी वरिष्ठ सहयोगी। उमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये शायद हमने पहले हुए देखा नहीं है और इस तरीके की चीज होना, इसको लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस शुरू हो गई है। आपने क्या बातें सुनी है और इसके मायने क्या निकाले जाए? जैसे आपने कहा, इस पूरे मामले में काफी नाटकीय काइंड ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट रहे हैं। और बिफोर वी कम टू द केस, ये भी बता दूं कि सेंथिल बालाजी के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने छाती में दर्द की बात की। उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल वो गए और वहां पे उनकी सर्जरी हुई और उस बात पर भी सवाल उठाया गया कि क्या सही में ही उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था, कितने ब्लॉक थे, क्यों वो ब्लॉक्स क्या सिर्फ अरेस्ट होने के बाद ही उनके बारे में पता चला और क्यों उनको इस निजी अस्पताल में भेजा गया जहां पर उन पर जहां पर इन्फ्लुएंस ये समझा जाता है कि वो डीएमके के करीबी लोगों द्वारा चलाया जाता है। और सेंथिल बालाजी के खिलाफ ये आरोप उस वक्त के हैं जब वो डीएमके के नहीं बल्कि एआईएडीएमके के मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन आज जो सवाल हम उठा रहे हैं और जो आपने विस्तार में बताया, वो राज्यपाल के पावर्स के बारे में है और सरकारों के साथ
जो क्लैशेस हो रही हैं, राज्यों में जो क्लैशेस हो रही हैं, अक्सर यही हो रहा है कि बिल्स उन्होंने डिले कर दिया, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में कोई ना कोई अनबन हो गई और आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, ये नहीं फॉलो किया। लेकिन आज जो हुआ शायद काफी अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे आपने कहा 164 संविधान के सेक्शन में बताया गया, आर्टिकल में बताया गया है कि मुख्यमंत्री को अपॉइंट कर दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा, और उसके बाद जो मंत्री हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर द रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड। और जैसे आपने कहा वो एक बहुत एक डेलिकेट एक पॉइंट है जो एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अगर हम इस बात को एक्सटेंड करें तो यही चीज प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कहा जाता है, बिकॉज ही स्टेज इन ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो यूनियन सेंट्रल लेवल पे है वही मामला यहाँ पे स्टेट लेवल पर भी आता है। लेकिन बैकग्राउंड इसका मैं ये भी समझा दूं आपको कि जब डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अब ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट दिया है ये कहते हुए कि हम इसको चैलेंज करेंगे क्योंकि उनके पास ये पावर ही नहीं है कि किसी मंत्री को डिसमिस किया जाए। पैरेलली मद्रास के हाई कोर्ट में कुछ केस चल रहे हैं सेंथिल बालाजी के ही मामले में, जिसमें कुछ लोगों ने चैलेंज किया है ये कहते हुए कि जब उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और वो तब उनको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, उनको मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। बताया ये भी गया था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच इस बारे में कुछ बातचीत भी हुई, क्योंकि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप इनको हटा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया जाता है, सूत्र हमें बताते हैं कि उन्होंने अमित शाह जी का भी एग्जाम्पल दिया ये कहते हुए कि जब उनके खिलाफ केसेस थे तब भी वो कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम उसी प्रेसिडेंट को फॉलो कर रहे हैं एक तरह से, और सेंथिल बालाजी के पोर्टफोलियो हमने निकाल दिए लेकिन वो मंत्री के पद में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो आज राज्यपाल का जो स्टेटमेंट आया है बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट, ये कहते हुए कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को और इसलिए उनको डिसमिस किया जाता है। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, ये शायद बाकी राज्यों में भी इस बात का डर अब बैठ जाएगा। बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो जो कह रहे हैं कि एक तरह के से हमारे गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने की एक साजिश चल रही है, वही उसी बात पर बहुत सारे अपोजिशन पार्टी साथ में आए हैं सेंट्रल एजेंसीज के यूज पर। और अब अगर ये गवर्नर के इस पावर को यूज करने की अगर एक प्रक्रिया बन गई, एक पैटर्न बन गया, तो वह बहुत ही एक तरह से बहुत नर्वस कर देगा सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको। महत्वपूर्ण बात आपने बोली, बहुत बहुत धन्यवाद उमा सुधीर जी, इसको एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। गवर्नर के इस एक्शन पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन क्या बोले हैं, आइए पहले वो सुन लें। அவருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது, நான் சட்ட ரீதியாக நாங்கள் சந்திப்போம்। तो ये थे मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कहा कि गवर्नर को ये अधिकार नहीं है, हम कोर्ट में इसका मुकाबला करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हैं और विनोद अग्निहोत्री जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये जो फैसला हुआ है, जो गवर्नर ने किया है, राज्यपाल ने किया है, बेनजीर फैसला है कि इसके बारे में अभी इतिहास में हमने कभी देखा ही नहीं है इस तरीके की चीज। इसके मायने क्या निकाले जाए और इसका असर क्या होगा? इसमें दो बातें आती हैं। जैसे आपने इसको लीगल एंगल पर फोकस किया है, जो सवाल आज आपने उठाया यही सवाल मद्रास हाईकोर्ट ने उठाया 27 जून को। क्योंकि जो पिटिशन आए हैं, दो पिटिशन जिसके अभी उमा सुधीर जी जिक्र कर रही थी कि क्या गवर्नर के पास वो पावर है किसी मंत्री को डिसमिस करने का बिना मुख्यमंत्री के रिक्वेस्ट पे। तो उस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है और केस को जुलाई 7 को डाल दिया है। और जैसे आज स्टालिन रिएक्ट कर रहे थे कि हम उनकी पावर नहीं है, हम कोर्ट में देखेंगे, तो ये मामला तो कोर्ट में जाएगा एक। लेकिन दूसरी बात जो है, ये परसेप्शनल बैटल जो है, जो परसेप्शनल बैटल को लेकर आपने देखा होगा, जब स्टालिन ने रिक्वेस्ट किया गया राजभवन को, ये पोर्टफोलियो जो सेंथिल बालाजी के पास है और 2 मंत्री को दे दीजिए और इनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रखिए। उस समय क्या हुआ, राजभवन से जो ऑफिशियल कम्युनिके आया, ये दोनों मंत्री को तो दे दिया वो पोर्टफोलियो, इन पर कोई टिप्पणी नहीं आई, कोई इंडिकेशन नहीं था। फिर स्टालिन ने अपने सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला कि भाई ये कंटिन्यू करेंगे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, ये एक परसेप्शनल बैटल है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज वो हॉस्पिटल में है,
कहा जा रहा है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, और कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट में कल भी इसको लेकर बड़ा आर्ग्यूमेंट चला कि भाई जो जिसमें आपने देखा होगा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भी गए थे और सेंथिल बालाजी की तरफ से मुकुल रोहतगी थे, यही लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट उसी पर चल रहा था क्या, क्योंकि 16 घंटे का चला कल, और बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने उस पर जजमेंट रिजर्व करी है, दोनों पार्टी को कहा है लिखित रूप में अपने आर्ग्यूमेंट दीजिए। तो मुझे लगता है ये तो कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो परसेप्शनल बैटल चल रही है जिसको लेकर बहुत राजनीति हो रही है तमिलनाडु में, और सेंथिल बालाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सब उनके बैकग्राउंड जानते हैं, जिसके मतलब उनकी क्या एलिगेशंस है, ये किसको लेकर बहुत बहस चल रहा है। और डीएमके के अंदर भी संकेत जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डीएमके के अंदर स्टालिन और स्टालिन परिवार और कुछ चुने हुए मंत्री के सिवा ज्यादातर रैंक एंड पार्टी फाइल में कोई सिंपैथी नहीं है सेंथिल बालाजी, क्योंकि सेंथिल बालाजी एडीएमके से आए थे, और खूब शीघ्र उनकी जो राइस हुई है पार्टी के अंदर, और कितने वो स्टालिन परिवार के कैसे करीब बने हैं, और उनके पास जो 3 मुख्य पोर्टफोलियो है, ये सबको लेकर बहुत इंटरनल बातें चल रही है तमिलनाडु में। एक तरफ लीगल बात चलेगी कोर्ट में, और दूसरी तरफ राजनीति चलेगी। और एक इसका महत्वपूर्ण पहलू, मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास इससे पहले आऊं, क्योंकि उनसे ये बात करेंगे कि देखिए विपक्षी एकता में एक बात ये भी कही जा रही थी कि एजेंसियों का दुरुपयोग और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग, और अब क्या विपक्षी एकता को एक मौका मिला है फिर से इस बारे में बात करने के लिए, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे। विनोद जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, संविधान के विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य जी अब हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 164 पीडीटी जी अनुच्छेद 164 को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए उसको लेकर के बहस चल रही है कि प्लेजर ऑफ गवर्नर, उसमें गवर्नर ने जो अपना प्लेजर हटा दिया, जो प्रसाद हटा दिया, उसकी वजह से ये नौकरी चली गई सेंथिल बालाजी की। आप अगर स्थिति स्पष्ट कर दें कि ये क्या होता है। देखिए, ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है, ये तो एक टेक्निकल टर्म है। ये 1935 एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था, और वहां से उन्होंने वैसे ही कॉपी करके रखा है इसमें। लेकिन और अगर इसको आप लिटरली लेंगे तो गवर्नर का पूरा अधिकार है मिनिस्टर को डिसमिस करने का, किसी को भी किसी भी वक्त। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर जो पावर होता है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में होता है, गवर्नर में नहीं होता वो। तो गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट के कहने पर एक्ट करता है। एक मिनिस्टर को, एक आदमी को मिनिस्टर बनाते हैं चीफ मिनिस्टर के कहने पर। चीफ मिनिस्टर के कहे बिना एक गवर्नर किसी को भी मंत्री नहीं बना सकता। उसी तरह चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना या रिकमेंडेशन के बिना एक मिनिस्टर को गवर्नर निकाल नहीं सकता। ये तो गवर्नर के पास इस तरह का अधिकार तो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गवर्नर के अधिकार के बारे में फैसला सुनाया है। शमशेर सिंह से लेके अभी 2018 तक जो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सब में गवर्नर का अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है इन मामलों में। तो नहीं, ये सवाल पीडीटी आचार्य जी इसलिए बनता है क्योंकि देखिए संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया है ना कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो सलाह शब्द का तो ये जो अगर आप क्लासिक डेफिनेशन देखें, सलाह एडवाइस का मतलब ये होता है कि मैं एडवाइस ले लूं, उसके बाद मानूं या ना मानूं ये मेरी मर्जी। इसीलिए वो सलाह है, आदेश नहीं है। नहीं, वो सलाह आप एक सामान्य अर्थ उसका आप दे रहे हैं, लेकिन वो लागू नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जो वर्डिंग यूज हुआ है उसका अपना इंपॉर्टेंस है और अपना अर्थ है। वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट करके रखा है। ये बात है, तो किसी के कल्पना के ऊपर छोड़ा नहीं है किसी भी वर्ड। तो आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्टों के तमाम आदेश हैं जिसमें ये चीज स्पष्ट है कि ये कहीं राज्यपाल की तरफ से ओवररीच तो नहीं हो गई? वेल, देखिए ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में गवर्नर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, और गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दिया हुआ है कई कुछ मामलों में, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट किया हुआ है। तो उसका मतलब है उसके अलावा बाकी क्षेत्रों में गवर्नर का कोई डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं।
ये तो क्लियर है जी। और फिर गवर्नर उसके बाहर जाके किसी मंत्री को डिसमिस करते हैं, वो तो फिर अलग एक सिचुएशन पैदा हो जाता है उससे। तो उसकी लीगल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो भी है, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा उनको। कोर्ट इसमें नेचुरली कोर्ट विल लुक इनटू इट, वो सारी चीजें होंगी, वो अलग बात जी। लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का सवाल है, गवर्नर के अधिकार का सवाल है, वो तो सारी चीजें बिल्कुल सेटल्ड है। बिल्कुल इट्स अ सेटल्ड मैटर। मैं विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं। विनोद जी, अभी आपने पीडीटी आचार्य जी को भी सुना। आपको लगता है कि अब ये एक सवाल उठ सकता है कि अब एक राज्यपाल ने ये जो कॉन्टेक्स्ट निकाला है सलाह शब्द का, प्लेजर शब्द का, और उसके तहत ये एक्शन ले लिया है जो कि अपने आप में बेनजीर है, मतलब इसका कोई नजीर नहीं है, ये फिर तो और जगह भी लागू हो सकता है। अब ऐसे इसका मतलब कोई भी गवर्नर कभी भी ये बोले कि भाई मैं प्रसाद पर्यंत नहीं है ये मेरे, कि कोई मंत्री चल रहा है। देखिए संकेत जी, तो कानूनी स्थिति है या संवैधानिक स्थिति है, वो तो आचार्य साहब ने बहुत बेहतर तरीके से व्यक्त कर दी है और उसके बाद कुछ कहने के लिए है नहीं हमारे पास। और जहां तक आपने सलाह की बात की कि उसमें लिखा हुआ कि सलाह से नियुक्ति करेगा, तो अगर सलाह से नियुक्ति करेगा तो हटाने का भी सलाह से ही होना चाहिए ना। जो काम आप नियुक्ति जब सलाह से करेंगे तो बर्खास्तगी भी सलाह से होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि नियुक्ति आप सलाह से करो, बर्खास्तगी बिना सलाह करते। तो ये भी उसका एक वो निकल सकता है इंटरप्रिटेशन। खैर, मैं राजनीतिक पृष्ठ पर आता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है क्योंकि ये अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इसको फेडरल स्ट्रक्चर से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि गवर्नर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। गवर्नर का कोई भी एक्शन वो केंद्र सरकार का एक तरह से माना जाता है। तो इसलिए ये केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में एक नया विवाद शुरू करेगा ये एक्शन गवर्नर का। और ये जो मौजूदा गवर्नर वहां है तमिलनाडु में, इनकी और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच में लगातार तनातनी पिछले काफी समय से चल रही है। और स्टालिन इस बात को आरोप भी लगाते रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं अतीत में हुई हैं जिसमें गवर्नर ने अपने तरीके से किया है। दरअसल इस देश में पहले गवर्नर, ये तो मंत्री को हटाया इन्होंने, गवर्नर तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते रहे हैं। लेकिन उसी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया कि सरकार का फैसला सदन में होगा, राजभवन में नहीं होगा। और तब गवर्नरों की जो मनमानी थी कि किसी भी मुख्यमंत्री को केंद्र के इशारे पर कभी भी बर्खास्त कर देते थे, उसकी सरकार को उस पर रोक लगी जब मुंबई जजमेंट आया। तो अब ये मंत्री वाला मामला आ गया। और जब मुख्यमंत्री का फैसला सदन में होगा तो मंत्री को कैसे कोई गवर्नर बर्खास्त कर सकता है? वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही उसका एक्शन लेना चाहिए। अब दिल्ली में 2 मंत्री जेल में रहे लंबे समय तक, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया, जबकि दिल्ली तो पूर्ण राज्य में नहीं, अर्ध राज्य है। यहाँ तो एलजी साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि बर्खास्त कर रहे थे। तो लेकिन बड़ी अजीब स्थिति हो रही है। अभी अरविंद केजरीवाल जो इशू लेकर के पटना गए थे कि अध्यादेश पर जो है स्थिति स्पष्ट करे, अब उनको बल मिल जाएगा और ज्यादा अपने मुद्दे पर। हिसाब देखिए, तो सरकार ने कोशिश शुरू कर दी राज्य सरकारों को अस्थिर करने की और राज्यों को जो है उनके अधिकारों से वंचित करने की, राजभवनों का उपयोग किया। तो वो अब अध्यादेश वाले मुद्दे को विपक्षी दलों के बीच में और जोरदारी से रखेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मीटिंग होनी है बेंगलोर में, पहले शिमला में होनी थी विपक्षी एकता की, अब जो बेंगलोर में होगी उसमें संभवतः ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके सामने आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर जी और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसको एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। अब देखना ये होगा इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आगे किस तरीके की आएगी। रुक करते हैं हमारी अगली खबर। बीते 3 मई से तनाव से जूझ रहे मणिपुर के हालात को शांत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश में। इस बीच आज मणिपुर का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे और उनके काफिले को बीच में रोक दिया गया। राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे और उसके पहुंचने के बाद सबसे पहले चूड़ाचांदपुर के लिए निकले, बाय रोड जाना चाहते थे। मणिपुर के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है उनमें चूड़ाचांदपुर शामिल है और राहुल गांधी वहां के गांवों को, वहां पर जो राहत मिल रही है, जो राहत केंद्र हैं, उनका दौरा करने निकले। राहुल गांधी इंफाल से करीब 20 किलोमीटर दूर निकले ही थे कि पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर जाने से रोका गया कि आप नहीं जा सकते, दिक्कत है। पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी कि राहुल गांधी जिस रास्ते से जा रहे थे वहां आगे महिला प्रदर्शनकारियों
कि एक बड़ी भीड़ प्रदर्शन कर रही थी और वहां से गुजरना राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा था। इसीलिए उनसे आग्रह किया गया कि वो हेलीकॉप्टर लेकर के जाए। इसके बाद राहुल गांधी वापस चले गए और इंफाल से हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर के लिए निकले। शुरू में हुए वैली और हिल्स के बीच में, फुट हिल्स में ज्यादा कन्फाइंड थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज। देन अनदर स्टेज आईडी इवन स्टार्ट्स बीइंग ब्लास्टेड along the Tidim road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further, rather take action, rather go to Churchandpur, the destination, by helicopter. That's it. If this is not taken, somehow rush or come up to here and we stop here. If this is taken, otherwise it's not our problem. लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर के अपने भाइयों और बहनों को सुनने के लिए आया हूं। यहां सभी समुदायों के लोग प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को मरहम की जरूरत है। शांति हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने यह वीडियो भी जारी किया जिसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी की गाड़ी को रोका गया। प्रशासन उन्हें वापस जाने के लिए समझाता दिखा और इसके बाद महिलाओं की एक भीड़ को बैरिकेड लगाकर रोके जाते दिखाया गया। इन तस्वीरों में पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती दिखी जिससे लोगों में अफरा तफरी हुई। कुछ महिलाएं इस अफरा तफरी में घायल भी। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं वो राज्य की पुलिस से नाराज थीं और वो नहीं चाहती थीं कि राहुल गांधी वापस जाएं। कांग्रेस के मुताबिक महिलाएं चाहती थीं कि राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर पहुंचें और उनके गांवों का भी दौरा करें। कुछ महिलाएं राहुल को वापस ना जाने देने की भी मांग करती नजर आई। हम ये कहना चाहता है कि राहुल गांधी को चूड़ाचांदपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? Why? I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi ji. Why? He is don't play Rajniti here. Now don't play Rajniti here. We are Manipuri. He came here to protect to us to know the situation of Manipur, to know the people of Manipur, how much we are suffering. राहुल के दौरे से जुड़े इस मुद्दे की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर जाने की जिद से स्थिति को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी को इसका तुरंत ही जवाब दे दिया। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं। ये हमारे भाई बहन हैं जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। और क्यों बॉयकॉट किया था, वो लेगेसी इश्यूज को एन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने। सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें, मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। मेरा पाइबी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं मणिपुर में, उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया। राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चूड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं,
रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाएं। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए। बहरहाल इस सियासत के बीचों बीच राहुल गांधी बाद में हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने एक राहत केंद्र का दौरा किया और हिंसा प्रभावित लोगों से बात की। राहुल गांधी ने लोगों से मिलकर उनका हाल जाना, उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा और दंगों के दौरान उनके साथ हुए बर्ताव के बारे में भी बात की। राहुल गांधी ने एक स्कूल में बने राहत कैंप में बच्चों के साथ खाना भी खाया। हालांकि दूसरी जगह मोइरांग का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा। मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र के मुताबिक प्रशासन ने राहुल गांधी को न सड़क और न ही हवाई रास्ते से मोइरांग जाने की इजाजत दी। उसके मुताबिक ये जो कांग्रेस पार्टी के जो वहां पर लोग हैं, इन सब लोगों के मुताबिक राहुल गांधी इम्फाल लौट आए हैं और आज ही रात वो वहां पर रुकेंगे। अभी ये साफ नहीं है कि वो कल अपनी पहले से तय यात्राएं पर जाएंगे या नहीं, ये चीज अभी नहीं मालूम। इस बीच हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता राहुल का दौरा कवर करने के बाद जब चूड़ाचांदपुर से सड़क मार्ग से वापस लौट रहे थे तो बिष्णुपुर जिले में उन्हें हाईवे पर आग लगी दिखाई दी। राज्य में ऐसा कई जगह होता है और ये आग स्थानीय लोग लगाते हैं। ये सब बता रहे हैं सौरभ गुप्ता अपनी रिपोर्ट में। जो इलाका में हिंसा हुए हैं वहां पे लोग कहते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए वो ऐसे रोड ब्लॉक कर देते रात को। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे रोड के बीच में कैसे आग जल रहे हैं और ऐसे रोड ब्लॉक्स आपको कई जगह में दिखाई देंगे मणिपुर में। ये वो इलाका है जो इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे इस आग के बीच में से गाड़ी निकल रहा है और ऐसे ही जगह है, कहीं ऐसे इलाका है मणिपुर में जहाँ पे लोग कहते हैं कि वो इसीलिए ये कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये रोड ब्लॉक्स लोगों के लिए गाड़ी आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे गाड़ी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इस वक्त रोड ब्लॉक यहाँ पे हुए हैं, आग लगा दिए हैं बीच में। आज मणिपुर में राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस नेता, और वो भी इसी रास्ते से गए हैं, बिष्णुपुर होके चूड़ाचांदपुर गए थे। और यहाँ आप देखिए अभी भी गाड़ी निकलने की उस तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोड ब्लॉक के कारण जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिए गए है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी है वो भी निकल नहीं पा रहा है, वो भी उस साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी रोड ब्लॉक है और ये रोड ब्लॉक में आग भी है ताकि कोई यहाँ से ना निकल पाए। ऐसे स्थिति आपको मणिपुर में कई जिला में दिखाई देंगे जहाँ पे हिंसक घटना हुए हैं और ये बिष्णुपुर जिला है जहाँ पे ये स्थिति आपको दिख रहा है। रात के अंधेरे में रोड ब्लॉक कैसे लगाया गया है, रोड के बीच में आग जल रहा है और लोग यहाँ के कहते हैं कि वो अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए ये भी असर होता है कि गाड़ियों के आने जाने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीच में से कैसे देखिए आग के बीच में से स्टेट के सिक्योरिटी के गाड़ी आग के बीच में से कैसे निकल रहे हैं, यही स्थिति है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बिष्णुपुर जिला मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के अलग अलग इलाकों के करीब 300 से ज्यादा राहत केंद्रों में करीब 50,000 लोग अब भी राहत लिए हुए हैं। इस बीच मणिपुर की राजधानी इम्फाल से कुछ ताजा तस्वीरें आई हैं जिनमें पुलिस आंसू गैस के गोले फेंकते हुए दिख रही है। ये ताजा तस्वीरें। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब कुछ स्थानीय लोगों ने कर्फ्यू के बावजूद एक मैतेई युवक के शव को लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला। यह युवक मर्चेंट नेवी में काम करता था और छुट्टियों पर घर आया हुआ था। उसके परिजनों का आरोप है कि उसे दूसरे समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने मार दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। हम इस वक्त इम्फाल शहर में हैं और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे
कुछ एक्सप्लोजन का आवाज आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है, पुलिस को तैनात कर दिए गए हैं और जिस सड़क पे हम खड़े हैं वो एयरपोर्ट जाते हैं और उस तरफ राजभवन है और सीएम सेक्रेटेरिएट भी है। यहाँ पे पुलिस तैनात है। आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से कुछ एक्सप्लोजन का आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं दूर में वहाँ पे देखिए पुलिस जो वाजरा वैन होता है जो वाटर कैनन का, देखिए आप इस तरीके से क्या यहाँ पे आवाज़ें हो रहे हैं। ये बिल्कुल इम्फाल के बीच में आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये इस वक्त हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए पूरा धुआं है, टीयर गैस भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और ये स्थिति है इम्फाल शहर में। राजभवन यहाँ से कुछ मीटर दूरी पे है और एयरपोर्ट भी इसी रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की दूरी पे है। आप देखिए कितनी आवाज़ें आपको सुनाई देंगे जो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से इम्फाल के बीच में ये स्थिति है, तो आप आगे की सोचिए बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। ये इम्फाल शहर है, ये मणिपुर के कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्थिति क्या है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात है और उस तरफ आप देखिए आग भी लगाया गया है। जो रोड ब्लॉक्स के हिसाब से हम कवर कर रहे थे, अब देखिए यहाँ पे यही स्थिति है इस वक्त। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ इम्फाल शहर में सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में AI यानी कि कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल पर बहस चल रही है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से एक कमाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिखाया है। उसने सरकारी नौकरी की परीक्षा में नकल करने वाले 200 लोगों को AI तकनीक से पकड़ा और उसमें ऐसी ऐसी चीजें पता चली कि लोग किस तरीके से अपने कान के भीतर बहुत ही छोटा सा ब्लूटूथ यंत्र इस्तेमाल करके चीटिंग कर रहे थे। फिर पकड़ के फोर्सेप्स से उनके कान से वो डिवाइस निकाला भी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। उत्तर प्रदेश पुलिस ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थी के कान से कुछ इस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस निकाल रही है। यह ब्लूटूथ इतना छोटा है कि पहली नजर में इसका पता ही नहीं चल सकता है, लेकिन STF ने इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर नकल गिरोह के लोगों को पकड़ा है। ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो 50 मीटर के दायरे में अच्छा काम करता है। तो मेरठ पुलिस ने ऐसे एक गिरोह को पकड़ा जो कि बाकायदा उस परीक्षा केंद्र के पास एक वैगन-आर गाड़ी में 3 लोग ब्लूटूथ डिवाइस परीक्षार्थी से जोड़कर और उसके बाद वो मोबाइल से उसको पेपर सॉल्व करा रहे थे। तो उनको जो है वो ब्लूटूथ डिवाइस जो 50 मीटर के दायरे में काम करता है, फिर उसमें पुलिस ने उन 3 लोगों को पकड़ा। इसी तरह गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये बिहार और झारखंड से पकड़े गए लोग हैं। पुलिस के मुताबिक ये एडमिट कार्ड में असली और नकली परीक्षार्थियों के चेहरे को मिलाकर फोटो लगाते थे, लेकिन इन परीक्षार्थियों का आई स्कैनर किया गया। साथ ही बायोमेट्रिक्स के जरिए थंब इंप्रेशन में पता चला कि इनका आधार कार्ड पर नाम और फोटो अलग अलग हैं। थाना कोतवाली एवं तिवारीपुर द्वारा 6 सोल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरों की जगह एग्जाम देने आए थे। उनको वहीं मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनमें से 5 लोग नालंदा बिहार एवं पटना के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है। इन लोगों का गैंग पटना में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से चलता है। इन लोगों को आइरिस स्कैनिंग के बाद में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं परीक्षा देते समय रेड हैंडेड इनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 26 और 27 जून को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा 700 से ज्यादा केंद्रों पर हुई। पुलिस को पता चला कि इसमें पेपर आउट कराने से लेकर ब्लूटूथ और फेस मिक्सिंग का इस्तेमाल हो सकता है। इसके आधार पर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और UPSSSB ने भी व्हाट्सएप, आई स्कैनर, बायोमेट्रिक्स जैसे
AI का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर धरपकड़ की। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।